नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज के दंगल में हम मुंबई में सेलिब्रिटीज की सुरक्षा को खतरे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सैफ अली खान के घर चोरी करने घुसने वाला शख्स जानलेवा हमला करके भाग गया और 39-40 घंटे बाद भी हमें यह नहीं पता कि हमलावर कौन है और कहां है। मुंबई पुलिस वैसे तो 35 टीमें बना चुकी है, एक संदिग्ध को पकड़ भी चुकी है, कारपेंटर ठेकेदार से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन हमले की रात वाली पूरी मिस्ट्री पर पर्दा पड़ा हुआ है। आज एक और वीडियो सामने आया है जिसमें संदिग्ध युवक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उस युवक के ऊपर जाने और नीचे उतरने के बीच करीब 54 से 55 मिनट की मियाद है। इस दौरान सारी वारदात हो चुकी थी। इस 55 मिनट की मिस्ट्री पर पुलिस कब पर्दा उठाएगी, इसका इंतजार अब भी है। लेकिन आम जनता और खासकर मुंबई में रहने वाले सेलिब्रिटीज की सुरक्षा से जुड़ा सवाल यही है कि क्या बॉलीवुड कलाकारों के लिए मुंबई में सुरक्षा सख्त है? क्योंकि आज यह भी खबर आई है कि 14 जनवरी को शाहरुख खान के मन्नत बंगले के पीछे की प्रॉपर्टी से सीढ़ी लगाकर मन्नत की रेकी की गई थी। हालांकि इसकी जांच भी अभी जारी है, पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह मुंबई में फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों और नेताओं पर हमले हुए, धमकियां मिली और चाकू मारने जैसी वारदात हुई, इस मसले को लेकर हम आम मुंबईकर की फिक्र और उससे जुड़े सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दिन भर क्या हुआ है, आइए देख लेते हैं। सैफ अली खान पर हमला किसने किया, इस कहानी का राज फाश होना अभी बाकी है। नजरें दो जगह पर हैं, एक अस्पताल में जहां सैफ भर्ती हैं, दूसरा थाने पर जहां संदिग्धों को पकड़कर लाया जा रहा है। हमले के 30 से 32 घंटे बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक संदिग्ध युवक पकड़कर लाया गया। सूत्रों ने बताया ये संदिग्ध शाहिद है, गिरगांव से पकड़ा गया, एक बिल्डिंग में छिपा था, पहले भी 5 घरों में घुस चुका है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वारदात वाली रात सीढ़ियों पर आते जाते जो शख्स दिख रहा है, क्या उसे ही पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि पुलिस की तहकीकात चारों दिशाओं में चल रही है। पुलिस ने वारिस अली नाम के कारपेंटर ठेकेदार से भी पूछताछ की है, जिसके 5 कारीगर सैफ की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। मैं अपने आदमी से मिलने आई हूँ। क्या नाम है आपका? वारिस अली। नहीं, पुलिस नहीं लाई है, पुलिस नहीं लाई है। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे। वहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम चालू किए थे, जब किए इन्होंने तो डर किस बात की, तो इसके वजह से चले गए थे। मेरे 5 कारीगर वहाँ पे हैं पूछताछ के लिए। पुलिस की जांच अभी जारी है, इसलिए कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन संदिग्ध की जो 2 तस्वीरें दिखी हैं, उसमें वो रात 1:37 पर सीढ़ी चढ़ता हुआ दिखता है, 2:33 पर उतरता हुआ दिखाई देता है। वो सीढ़ी पर चढ़ते हुए मुंह ढक कर जाता है, उतरते हुए अंगोछा हटा लेता है, चढ़ते हुए नंगे पांव दिखता है, उतरते हुए जूतों में दिखता है, चढ़ते हुए उसका बैग भारी दिखता है, उतरते हुए बैग हल्का दिखता है। और इसी 55 मिनट के अंदर की वो कहानी है जिसमें सैफ अली खान के जिस्म पर 5 जख्म पड़े थे और वो सब्जी काटने वाले चाकू का टुकड़ा नजर आता है जो सैफ अली खान की पीठ में रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड से सिर्फ 2 मिलीमीटर दूर तक धंसा हुआ था। जो शार्प ऑब्जेक्ट लेफ्ट से एंट्री करके राइट तक जा रहा था अंदर डेप्थ में और टच कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड को, और उसने ऊपर का जो ड्यूरा कवरिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड को, वो ब्रेक करके वहां से पानी आ रहा था। फिलहाल सैफ की हालत ठीक है। डॉक्टर ने 2 हफ्ते का बेड रेस्ट कहा है, क्योंकि पीठ का जख्म नाजुक है। वैसे सैफ को पीठ में सबसे खतरनाक 3 इंच गहरा जख्म है। गर्दन के सामने दाहिनी तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का जख्म है।
दाएं कंधे पर सामने की तरफ 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा जख्म है। बाएं हाथ में कलाई के पास 5 से 10 सेंटीमीटर का जख्म है और बाईं कोहनी में चोट के निशान हैं। डॉक्टरों का अनुमान है कि सैफ जल्द ही ठीक होकर कसरत भी कर सकेंगे और शूटिंग भी कर सकेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ सैफ के घर चोरी की कोशिश और हमले तक का नहीं है। खबर है कि 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर के पीछे भी रेकी की गई। देख सकते हैं कि ये रिट्रीट हाउस जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये शाहरुख खान के घर के पीछे की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीढ़ी लगाकर एक व्यक्ति रेकी कर रहा था। इसकी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल रिट्रीट हाउस जो है ये शाहरुख खान के घर मन्नत के पीछे की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसका ये आप हिस्सा जो है देख पाएंगे और यहाँ पर से ही वो रेकी हो रही थी। वो व्यक्ति कहाँ से सीढ़ी लाया और किस तरह से उसने रेकी की है, इस पर सवाल उठ रहा है। पुलिस ने तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। इस मामले में भी पुलिस ने नई जानकारी नहीं दी है, लेकिन मुंबई में सेलिब्रिटीज के साथ हो रही दुर्घटनाएं, हमले और धमकियों के सिलसिले ने पूरे बॉलीवुड के अंदर डर का माहौल जरूर पैदा कर दिया है। बहुत ही मुंबई सेफ शहर है। यहाँ पे आप प्राउडली कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे भी अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई लेडीज हो, वो अगर रोड पर जाएं तो बहुत सेफ रहता है। तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है। सवाल पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ उन महंगी सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स में सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं जिनमें बॉलीवुड के सितारे रहते हैं, क्योंकि तमाम वारदात के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमलावर घर में घुसा कैसे और घुसा तो भागा कैसे। दीपेश त्रिपाठी और विद्या चौहान के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो अब तक ये पता नहीं चल पाया कि दरअसल ये हमलावर आया कहां से, किस तरीके से उस इमारत में घुसा और आखिरकार कहां गायब हो गया, क्योंकि अभी करीब 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक पुलिस के गिरफ्त में वो आदमी नहीं आ पा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक नई खबर सामने आ रही है कि सैफ अली खान को उस रात को जो अस्पताल लेके गया था वो उसका बेटा नहीं था। पहले यह खबर आ रही थी कि इब्राहिम इन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे सैफ अली खान को, लेकिन अब पता चल रहा है कि जिस ऑटो रिक्शा में बैठकर सैफ अली खान तैमूर को लेकर वहां पर गए थे, अस्पताल गए थे, खुद जख्मी थे सैफ अली खान, उनके साथ में उनके घर काम करने वाला हरी, उनका जो नौकर है वो उनके साथ में था। हरी और तैमूर सैफ अली खान के साथ में अस्पताल गए थे। बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई आखिरकार सैफ अली खान को अस्पताल ले जाने के लिए इब्राहिम को क्यों बुलाया गया, लेकिन वैसा नहीं है। उनके घर मौजूद हरी उनके साथ में अस्पताल गए थे और ऑटो रिक्शा जल्दी से मिल गया। फटाफट उन्हें ऑटो रिक्शा से पास में ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वहां से करीब 10 मिनट की दूरी पर ही लीलावती अस्पताल है। रात को 2:48 पर करीब लीलावती अस्पताल वो पहुंचे। आपने इससे पहले वो सीसीटीवी देखा था जिसमें वो शख्स सीढ़ियां उतरकर निकल जा रहा है। वो 2:33 पर वहां से सीढ़ियां उतरकर जाते हुए नजर आया था। और उसके साथ साथ और एक बड़ी खबर हमारे साथ आ रही है, वो तस्वीरें सामने आ चुकी है। बांद्रा स्थित मन्नत के पीछे शाहरुख खान के घर पर झांकने वाला शख्स भी हमारे सामने आते हुए यहां पर नजर आ रहा है। शाहरुख खान के घर की रेकी का वीडियो अब सामने आ रहा है। शाहरुख खान के पीछे जो रिट्रीट हाउस है वहां पर 14 तारीख की रात को 2:42 पर अब देख सकते हैं कि तारों से घिरा हुआ वो जो दीवार लगाई हुई है उस पर तारों का बंडल लगाया हुआ है ताकि कोई अंदर घुस ना सके। लेकिन आप एक शख्स देख सकते हैं कि जो वहां पर एक सीढ़ी लेकर घूमता हुआ नजर आ रहा है। वो लाल रंग का सर्कल आपने किया हुआ है। उसके बाद वहां पर कुत्ते भौंकने लगे। उसके बाद वो शख्स वहां से भाग निकला, लेकिन एक पूरी बड़ी सीढ़ी लेकर रात को 2:30 बजे के करीब वहां पर यह शख्स वहां पर गुजर रहा था। और उसके बाद वो शख्स वहां से भाग निकला जब उसे पता चला कि कुत्ते भौंक रहे हैं, और उसके बाद वो वहां से भागते हुए नजर आए। दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, इस सीसीटीवी की जांच करने के बाद क्या पुलिस को लग रहा है कि ये शख्स और सैफ अली खान पर घर पे घुसकर हमला करने वाला शख्स एक ही है, या ये दो अलग अलग मामले नजर आ रहे हैं फिलहाल? तो
जी साहिल, पुलिस के मुताबिक जो शख्स सैफ अली खान के घर में गया था और जो शख्स शाहरुख खान के घर की रेकी कर रहा था वो एक हो सकते हैं। ये थ्योरी मान के पुलिस छानबीन कर रही है क्योंकि दोनों की कद काठी, बॉडी स्ट्रक्चर लगभग सेम है और इसी कड़ी को लेकर पुलिस की जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। 14 जनवरी की रात को 2-2:30 बजे के करीब एक शख्स जो है शाहरुख खान के ऑपोजिट बिल्डिंग में सीढ़ी लगाकर शाहरुख खान के घर में झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अब सीसीटीवी सामने आ गया है कि वो शख्स किस तरीके से शाहरुख खान के घर में देखने की कोशिश कर रहा था। तो वही जिस सीढ़ी का उसने इस्तेमाल किया था उस सीढ़ी की तस्वीर भी सामने आ गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस आगे क्या करती है, क्योंकि शाहरुख खान या उनकी स्टाफ की तरफ से कोई भी कंप्लेंट इससे जुड़ी हुई पुलिस में दाखिल नहीं की गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन जो पहली जांच है वो कहां तक पहुंची है? क्या वो शख्स की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है? सुबह से कई लोगों की परेड हो चुकी है पुलिस स्टेशन में, लेकिन जो असली शख्स भाग गया उसका क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है पुलिस की जांच पर, पुलिस के इंटेलिजेंस पर। पहले तो एक प्राइम सस्पेक्ट जिसे पुलिस कह रही थी उसको आज बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था, जिसका नाम शाहिद था, जिस पर पहले से 4 से 5 मामले दर्ज थे। जैसा कि कल हमने भी चलाया था कि जो आरोपी है वो हिस्ट्री शीटर हो सकता है और उसी के आधार पर पुलिस की छानबीन शुरू थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूछताछ आगे बढ़ी, तब यह स्पष्ट हुआ कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला वो शख्स नहीं था। यानी पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगा है। 35 टीमें पुलिस द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन अभी भी पुलिस की 35 टीमों में से किसी को भी उस आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल नहीं हुई है। साहिल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी तक पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल ये किया किसने है और ये शख्स कहां गायब हो गया। काफी समय बीत चुका है, हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सैफ अली खान के घर पे हमला होता है, शाहरुख खान के घर की रेकी होती है, सलमान खान वहां पर बुलेट प्रूफ कांच लगाकर अपना घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बांद्रा में ये पहले मामले नहीं है, ऐसे कई सारे मामले इस इलाके में रॉबरी के, घुसने के हो चुके हैं, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ अशोक पंडित फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मुंबई से जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ राम कदम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। शाइना इंसी शामिल होंगी, शिवसेना की प्रवक्ता भी शाइना इंसी है। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता है, और उसके साथ साथ नसीर अब्दुल्ला भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनसे सबसे पहले कुछ सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि आखिरकार ये मामला हुआ कैसे, किस तरीके से हॉस्पिटल ने उस पर रिएक्ट किया और क्या देखा उन्होंने, उस पर हम उनसे पूछताछ करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन पहला सवाल तो यही है, क्योंकि सब लोग सकते में हो गए कि सैफ अली खान अस्पताल में दाखिल हुए, तो आपने क्या देखा? क्योंकि ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां पर वो पहुंचे थे रात को, और कुछ नहीं कर पाए। रात को 2:30 बजे के करीब ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां पर पहुंचे, क्या देखा आपने सर? 2:45 बजे के करीब, 2:45 से 3 के बीच में सैफ साहब आए थे और वो अपने छोटे से बेटे के साथ आए थे, तैमूर, और उसका बच्चों का केयर टेकर भी था। बट ये लोग आए थे पूरे कपड़े में ब्लड था सैफ अली खान साहब के कपड़ों पे, और बट ही वाज वॉकिंग आए, वो ऐसा चलते हुए आए हैं। बच्चू भी एकदम साथ में उनके चलते हुए आया है। दोनों कैजुअलिटी एंटर किए। मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने सब जांच की। उसके बाद इमीडिएटली उनके वुंड्स क्लीन करके थोड़ा एक टेम्पररी ड्रेसिंग जैसा लगा के उनको इमीडिएटली सिटी के लिए शिफ्ट किया। बच्चू ने थ्रू आउट, बच्चू भी साथ में कोऑपरेट किया थ्रू आउट। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि वो रोएगा बिना पिताजी के जब वो खासतौर पे सीटी के लिए अंदर जाएंगे, बट वो अच्छे से मैनेज हुआ। और सीटी करने के बाद जब हमने डिसाइड किया कि हमको न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर एक फॉरेन बॉडी है जो स्पाइन के अंदर तक गया हुआ है, और प्लास्टिक सर्जन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्ट में एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट था, जिसके लिए भी एक प्लास्टिक सर्जन की सख्त ज़रूरत थी। प्लस एक बहुत डीप कट नेक में भी था, जहाँ भी प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत थी। तो इसके लिए हमने अपनी टीम को ऑर्गेनाइज़ किया। फॉर्चुनेटली हमारा सब टीम भी टाइम से सब आ गया, और
ओनली ये बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो सैफ साहब ने हिम्मत दिखाई है वो एक रियल हीरो के जैसी है। जो वो चलते हुए आए हैं विद इतने सारे घाव, सब जगह से ब्लीडिंग हो रहा है, और वो चलते हुए 7 साल के बच्चे के साथ आए हैं। तो ऐसा लगा, हम लोग को भी ऐसा लग रहा था कि अरे सही में पिक्चर का हीरो आ रहे हैं लेकिन वो रियल हीरो हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन बहुत जल्दी वो वहां पर पहुंच गए। क्या ये मददगार साबित हुआ? क्योंकि 2:48 तक वहां पर हमने देखा कि वो पहुंच गए थे, तो इसका फायदा होते हुए नजर आया आपको? 2:37 की वक्त हमने सीसीटीवी में देखा है कि वो शख्स वहां से एग्जिट कर रहा है, और वहां पर 2:48 तक सैफ अली खान वहां पर पहुंच गए थे। नहीं, फिर और ब्लीडिंग होने से उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता, उनको दूसरी तकलीफें शुरू हो जाती। फिर हमको पहले उनका ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए पहले तो 2-3 बोतल ब्लड चढ़ाना पड़ता, तब तक हम कुछ और ऑपरेशन नहीं कर पाते। उन्होंने बहुत अच्छा किया। कभी भी ऐसे समय में आप जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचिए। क्या मेथड से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सेकेंडरी है। आप जितना जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे उतना जल्दी आपका इलाज शुरू हो सकता है। तो वो उन्होंने वही समझदारी दिखाई और वॉकिंग आए हैं। एक आदमी को 2 वुंड रहते तो आ करते रहता है, वो इनका 6-6, 7-7 वुंड है, और ये चलते हुए वॉक इन, स्ट्रेचर भी नहीं लिया उन्होंने, वॉक इन अंदर हॉस्पिटल तक आए हैं। लेकिन अस्पताल के कई सारे कागजात होते हैं, खुद निर्णय ले पा रहा था कि किस तरीके की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके साथ में हरी, उनका जो मददगार है, वो उनके साथ में था, जो उन पे घर पे काम करता है। क्या ये सब वो कर पा रहा था? सैफ अली खान कर पा रहे थे? हाँ, कंसेंट भी उन्होंने खुद साइन किए। वो अपना ट्रीटमेंट प्लान में पूरा खुद इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे थे। उनको खुद से मालूम था, उनको ठीक से बताया गया हम प्लास्टिक सर्जन किस लिए बुला रहे हैं, न्यूरो सर्जन किस लिए बुला रहे हैं, और क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसा ऑपरेशन होगा, क्या एनेस्थीसिया दिया जाएगा, सबका कंसेंट वो खुद समझ के खुद साइन किए हैं। एंड ही वॉज एकदम बैलेंस्ड इंडिविजुअल के जैसे, उन्होंने पूरा समझ के अपने हिसाब से सब किया। और मेरे को तो हीरो जैसे लगे। एक्चुअल फिल्म हीरो तो अलग है, लेकिन यहाँ एज अ पेशेंट हीरो आई वुड से। लेकिन बाकी भी मरीज वहां पर आते हैं, कुछ अलग लगा उसमें? क्योंकि अचानक एक रिक्शा आती है, वहां सैफ अली खान उतर के आते हैं, उन्हें चोटें लगी हुई है, उन पर वार किया गया है, कुछ अलग लग रहा था उसके वजह से। ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हीरो है एक्चुअल हीरो। क्योंकि बहुत जगह तक हम देखें कि लोग फिर पेन में फिर लेट जाते हैं आके, या फिर रिश्तेदारों के भरोसे बैठ जाते हैं। ये तो खुद चल के आए हैं, और इनका सबसे बढ़िया रिश्तेदार इनका सन था जो इनके साथ था। ये आपका मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, आप कह रहे थे कि भाई एकदम सीधे सीधे वो आ गए थे, वो लंगड़ा भी नहीं रहे थे। और क्या उसकी रिकवरी के बारे में आप क्या कह पाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले वी हैव टू, हम लोग को कैसे भी खून रोकना है उनका। तो कुछ जगहों पे टाइट ड्रेसिंग करके, कुछ जगहों पे, इनफैक्ट घर वालों को भी मैं सजेस्ट करूंगा, ऐसा कभी वुंड्स होते हैं तो आप लोग कम से कम टाई कर दीजिए, दुपट्टा वगैरह पकड़ के, या जो घर में है चीज़ किसी से बांध दीजिए, ताकि वो टेम्परली वहाँ का खून बंद हो जाए। तो हम भी वही किए, पूरा क्लीनिंग वुंड्स करके हमने इनका ड्रेसिंग कर दिया टेम्पररी, जिससे इनिशियली थोड़ा खून कम हो जाए बहना। और उसके बाद इमीडिएटली हम CT स्कैन ले लिए। हम लोग का ये प्लानिंग हो चुका था कि इसके केस में अपने को सब बड़े बड़े घाव जो हैं उनको थिएटर में जाके रिपेयर करना पड़ेगा। मेरी थिएटर की टीम रेडी होना शुरू हो गई थी, मेरा प्लास्टिक सर्जन घर से आ चुका था यहाँ, और मेरा न्यूरो सर्जन को बुला लिया गया, क्योंकि ये सब की ज़रूरत थी इनके पर्टिकुलर केस के लिए। तो ये सब लोगों ने इमीडिएटली, इनफैक्ट 1 घंटे के अंदर तो हम थिएटर के अंदर भी पहुँच गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उत्तमानी कि आपने आज तक से बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर, और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, सब लोग सकते में हैं। सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार सैफ अली खान कैसे अकेले वहां पर पहुंच गए, लेकिन अगर जिस तरीके से ये हमला हुआ उसके बाद कम से कम सैफ अली खान ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि भाई कम से कम खुद से वहां पर जाकर पहुंच जाए। रात को वो कहां पर लोगों को ढूंढते, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में इसके वजह से खौफ का माहौल है, सैफ अली खान के घर पे हमला होता है, शाहरुख के घर की रेकी की जाती है, किस तरीके से देखना चाहिए उसको? अशोक पंडित जी, आप कई बार फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। कुछ महीने पहले मैंने देखा आपने एक CCTV का वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। आपकी एक दोस्त है, उनके घर में कोई एक इसी तरीके से बंदा घुस आया था, काफी डरावना माहौल वहां पर नजर आ रहा था। 3-4 दिन में वो पकड़ा गया,
लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं, सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, लेकिन आम जनता इसको क्या करे? मैं देख रहा था बांद्रा इलाके में कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। अशोक पंडित। साहिल, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पुलिस की ड्यूटी है कि ऐसे हादसे ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसा तुमने कहा कि 4-5 महीने पहले मैंने हमारी एक डायरेक्टर फ्रेटर्निटी की है, मराठी फिल्मों की बहुत बड़ी डायरेक्टर है, उनके घर में हुआ। लकीली उनके ड्राइंग रूम में भी सीसीटीवी था, बिकॉज शी लिव्स देयर अलोन विद हर मदर। तो ये सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारी हैं, जो पुलिस है, बाकी जो फोर्सेस हैं, उनकी ड्यूटी है। और एक कांस्टेंट वॉच और कांस्टेंट फील्ड जो है वो पुलिस को पुलिसिंग करनी जो है बहुत ज़रूरी है। और ये हादसे ऐसे होने नहीं चाहिए। लेकिन साहिल, मैं एज ए सिटीजन एक चीज़, जब से हादसा हुआ है या जब से सपना वाघमारे का भी हादसा हुआ है, हम लोग इस चीज़ पे काफ़ी काम कर सोचते हैं बार बार कि मैं रहता हूँ जिस बिल्डिंग में, मैं जिस मकान में रहता हूँ, या मेरा परिसर में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, हमारी सोसाइटीज़ है, हमारे फेडरेशन है, हमारे सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीस्ट जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी को और लोगों के सिक्योरिटी गार्ड्स को। अब देखिए, आप सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, बहुत अहम सवाल है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके पास कौन सा लाइसेंस है, कैसे उनको अप्रूवल मिला है, कौन लोग वो रखते हैं, वो रोहिंग्या भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई किसी किस्म की जांच नहीं है। वो बिल्डिंग को की रेकी कर सकता है खुद। बिल्डिंग में अगर 3 महीने 4 महीने भी वो नौकरी करके गया हुआ है, किसी भी सिक्योरिटी एजेंट, उसको बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता है। कपड़े पहनाने से या ब्लैक यूनिफॉर्म पहनाने से या ब्लू यूनिफॉर्म पहनाने से वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकता। उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो आप कैसे बचा सकते हो। अभी साहब के घर में अगर ये हादसा हो, या सपना के घर में, आप लास्ट मोमेंट में जब सपना के घर में इशू हुआ ये, तो जब नीचे उतर के वो खुद आई, सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि मेरे घर में चोर घुसा है, वो भागा, वो कहाँ गया है? वो बोलता हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता, हम यहाँ बैठे हुए, वो सो रहे हैं। मैक्सिमम सिक्योरिटी एजेंसीज के सिक्योरिटी गार्ड जो है, जो गेट पे बैठे रहते हैं, जो इधर बैठे रहते हैं, या तो मोबाइल पे होते हैं या सो रहे होते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज को लाइसेंस देता कौन है? कि जितने भी हादसे इन सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लोग वहां पर खड़े होते हैं, उनका पुलिस उनका मुआयना करती है, उनके पास उनका एग्रीमेंट जाता है, उनको पता होता है कि कौन सिक्योरिटी गार्ड वहां पर होने वाला है, वहां पर पुलिसिंग की जाती है। साहिल में यही कह रहा हूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना, कि आप किसको लाइसेंस दे रहे हो, कौन है भैया। जितने भी बिल्डिंग्स, आप अपने घर की बिल्डिंग देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, एक बंदा आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है जो आदमी ऐसी सिचुएशन में या ऐसे हादसे के टाइम पे कोई मदद कर सकता है या किसी को बचा सकता है। एक भी आदमी, 99% नहीं होते हैं। राम कदम, आपको बयान याद होगा 3 साल पहले का, मुंबई पीओके जैसा लग रहा है करके। आज किस जैसा लग रहा है मुंबई? अशोक पंडित क्या कह रहे थे, आपने सुना? हमने एक वीडियो चला रहे थे कि उनकी एक मित्र है, उनके घर में किस तरीके से बंदा घुस आया था। और यहां पर मैं एक स्टोरी देख रहा हूं, बांद्रा के इलाके में कई लोगों के घर में इस तरीके से लोग घुस आए हुए थे, कई बार चोरी करके भाग गए, अभी तक नहीं पकड़े गए। माहौल तो डर का है ही। सैफ अली खान के घर में रात को बंदा घुस जाता है, हमला करता है, शाहरुख के घर के रेकी होती है, और वो भी बड़ी सीढ़ी लेकर रात को 2:30 बजे के करीब। राम कदम। साहिल, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, और अभी मैंने पूरी मंथना अशोक पंडित जी की सुनी, वो मेरे निकटतम मित्र है, और मैं लगभग पिछले 22 वर्षों से बांद्रा में ही रह रहा हूँ। जो सलमान खान का घर है उसकी बगल वाले बिल्डिंग में कई वर्षों तक रहा, और अभी मैं जहाँ सैफ का घर है उसके पास में 14 रोड पे मेरा निवास है। 20-22 साल से वहीं का निवासी। अब मूल में 3 बजे मेरी अंतिमता आपके डिबेट पे आने के पहले मेरी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई। खैर, आपने शाहरुख खान के घर के रेकी की बात की, वीडियो आपने दिखाया, मैं दोबारा उनसे पूछूंगा कि वीडियो के बारे में उन्होंने क्या तफ्तीश की है, क्या उसको खंगाला है। पर 3 बजे तक दोपहर को, आज की बात है, उनके पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, यह सत्य है। पर आपने स्वयं वीडियो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, दिखाया लोगों को, तो उसकी भी जरूर जांच होगी, और जो भी कुछ तथ्य होगा लोगों के सामने रखा जाएगा। अब ये सारे प्रकरण को हम अच्छे से 2 मिनट के लिए मैं आपको नरेट करूं। ये हुआ ऐसा है कि ये जो बंदा 1:30 बजे वहां पर आया, ये किसी गेट से नहीं आया, हो सकता है कि कंपाउंड की दीवार से कूद करके आया है, और फिर बाद में जैसा आपने कहा कि 2:30
37 मिनट्स तक वो वहीं पर था। और वो फायर एस्केप की जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से ये ऊपर गया है। सेब के 4 फ्लोर है, 10, 11, 12, 13, 14, और उतनी आसानी से आराम से नीचे उतरते हुए जा रहा है। नहीं, वो गया है फायर एस्केप स्टेयर से, सीढ़ियों से गया है, और उतरा भी वो सीढ़ियों से है। ये दो बातें। अब देखो, अब इस पूरे प्रकरण में जैसे अलग अलग नेताओं ने इसमें अपनी अपनी सुर्खियों में आने के लिए बोलो, या अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बोलो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर ऐसे अलग अलग टीका टिप्पणी करी, उसमें कोई तथ्य नहीं है। चोरी करते समय आदमी ये देख करके नहीं करता कि कौन कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, या सेलिब्रिटी है, नहीं है। चोरी करते समय अगर चोरी करने की मंशा है तो वो कौन धनवान है, क्या है, उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इस आधार पर करता है। अब उसके 10वें माले पर वहां पर इंटीरियर का काम चल रहा है, लादी फर्निश का काम चल रहा है। तो कौन कौन से सोर्सेस के द्वारा उसको वो पूरी, देखो जिस प्रकार से वो उस घर में गया है, तो ये सुनिश्चित है कि जो काम करने वाले लेबर है उनको भी पुलिस ने लाया, उनकी भी पूरी स्टेटमेंट ली जा रही है। जो पुलिस रिकॉर्ड पर जो टिपिकल चोर होते हैं उनके उनको भी सबको लाया गया है। लगभग 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, और बहुत कम समय है साहिल, वो जो भी कुछ बंदा है वो जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। और पुलिस पूरी तरह से, मैं सुनिश्चित करता हूं, जिस प्रकार से मीडिया पे दिखाया जा रहा है डर का माहौल, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। जो घटना घटी उसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। कोई डर का माहौल नहीं है आनंद दुबे जी, या बेवजह आप लोग बोल रहे हैं। सेलिब्रिटी के घर पे न घटे, 3 साल पहले की बात भूल जाइए। अब मुंबई पीओके जैसी नहीं है आनंद दुबे, केवल अब कोई डर का माहौल नहीं है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल साहिल भाई, अशोक पंडित जी, कोई डर का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है साहिल भाई, कोई डर का माहौल नहीं है। अभी राम कदम जब चोर की स्तुति कर रहे थे, उसका हमने समर्थन नहीं किया ना। साहिल एक मिनट, अब शांत हो जाइए राम भाई, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। अरे एक मिनट राम कदम जी, अभी आपके पास आऊंगा मैं, पहले आनंद दुबे जी को खत्म करने दीजिए। नहीं अरे राम, अच्छा 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, चलिए फिर आनंद दुबे के पास चलेंगे। बोलिए 10 सेकंड। साहिल, मेरी बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर उबाटा के प्रवक्ता ने, मेरा बोलने का मतलब है जो घटी घटना वो निंदनीय है, उसकी हम जांच तफ्तीश करेंगे। पर वो सेलिब्रिटी के घर पर हो या किसी आम आदमी के घर पर हो, घटना है, और इस प्रकार के वाकया दोबारा न हो, इसके लिए हमारी कोशिश है, प्रयास है। धन्यवाद। नहीं, घटना तो घटना ही है। क्या होता है ना कि आम आदमी देखता है कि अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर पे हो सकता है तो किसी के भी घर पे हो सकता है, इसके वजह से डर पैदा होता है, तो उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन आनंद दुबे बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? पिछले कुछ महीनों से हमारे मुंबई में अलग अलग, चाहे बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, चाहे एक एनसीपी के नेता की भाई खला में चाकू घोंप कर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, अभिषेक घुसाकर को फेसबुक पर लाइव पर मार दिया गया। देखिए, हमारी पुलिस पहले ऐसी कभी रही नहीं है। ये वही मुंबई पुलिस है जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले होने के बाद आतंकवादियों को पकड़कर फांसी दिलाने का काम करती है। कोई चोर हो, कोई हत्यारा हो, उसको पकड़कर लाती है। लेकिन अब सरकार में बैठे कौन लोग हैं? वो लोग बैठे हैं जो पूरी तरह कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। राम कदम जी अभी इस चोर की स्तुति करते हुए कह रहे थे कि वहां पर बिल्डिंग का काम चल रहा है, वो मुख्य द्वार से नहीं आया है, पीछे फायर के रास्ते से आया है। तो क्या करें? अब हम चोर को छोड़ दें कि नहीं भैया, चोर तो हमें बता के नहीं आया ना, कोई हमें योजना तरीके से आया होता तो जरूर उसे पकड़ लेते। आज 39 घंटे हो गए, चोर भाई का कोई पता नहीं है। वो चोर कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि चोर को हमारी सरकार ने पकड़ लिया है। लॉ एंड ऑर्डर के जो कमिश्नर है ज्वाइंट के सीपी सत्यनारायण चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि चोर अभी नहीं पकड़ा गया, अभी ढूंढा जा रहा है। तो ठीक है ना, ढूंढिए। देखिए, चोरी कहीं भी हो सकती है, हत्या किसी भी हो सकती है, वो अलग विषय है। लेकिन उसके बाद आपके एफर्ट्स क्या हैं? आप उसको बचाएंगे? आपके गृह मंत्री जी इमरजेंसी मूवी देखने के लिए समय निकालेंगे, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। अरे सैफ अली खान नवाब पटौदी साहब के परिवार से आते हैं, एक सेलिब्रिटी है, हीरो है, एक वीआईपी है। अगर हम उन्हें सुरक्षित नहीं कर पा रहे, सलमान खान के घर को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को न्याय नहीं दे पा रहे, तो फिर ये सरकार क्यों है भाई? अगर पंडित साहब सवाल उठाएं कि सरकार उनको लाइसेंस देती है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तो राम कदम जी को अच्छा नहीं लगेगा। आनंद दुबे सवाल उठाएं कि सरकार कुंभकर्ण की गहरी नींद में है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई, अच्छा क्या लगेगा? वही बात करता हूं ना,
अच्छा ठीक अगर है। लगेगा कि चोरी करवानी है, लोगों की हत्याएं ठीक है। करवानी है, तो ही बात की जाएगी। हम विपक्ष नासिर में अब्दुल्ला बैठे हाथ हैं, उठाए तो हुए हम हैं, आपको उनकी घेरेंगे। नाम अभी तक आई नहीं है। शाहिना इंची के पास मुझे जाना है। राम कदम बहुत जवाब देने आपको, पहले नासिर अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। साहिल मैं जवाब एक देना जवाब दे दूं? एक जवाब सेकंड, दे दूं पहले इनका? अच्छा अशोक पंडित बोलिए, चलिए बोलिए 10 सेकंड। जवाब दे दूं इनका? अशोक पंडित इनका जवाब दो, साहिल। बोलिए। साहिल मैं हाँ एक मिनट राम कदम जी, अशोक पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक पंडित, मैं दुबे अशोक साहब को पंडित जवाब जी। मैं दुबे साहब को जवाब देना चाहता हूँ। दुबे साहब, आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपने बड़े चालाकी से इस चीज को पॉलिटिसाइज किया हुआ है। मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री रिलेटेड है, इंटायर फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड ये इंसिडेंट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोगों का राज चल रहा था, आप लोग का मतलब आपके जो अभी सहभागी लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री जो है वो रूल करती थी, डराती थी, धमकाती थी पाकिस्तान में बैठा हुआ एक कुख्यात टेररिस्ट जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम। आप लोगों के और आपके सहभागी के टाइम पे कम से कम 20-25 साल उसने हम पे राज किया और हमको डराया धमकाया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए उसका। तो मेरी आपसे ये विनती है, और आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मैंने यही नहीं बोला कि पुलिस क्यों नहीं चेक करती है। ये पुलिस, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, इनका चॉइस जो है वो पिछले 20 साल से वैसा का वैसा ही है। तो आप इस सरकार के बारे में बात मत करिए। अगर एक गलत इंसिडेंट हुआ है, उसका सिटीजन जो है किस तरह से ट्रीट करना है उसके लिए अरे आप लोग के जमाने में आपकी सरकारें भी देती थी। मोदी जी की सरकार है, तो सवाल किससे पूछूं? अटल जी की सरकार से पूछूं, नेहरू जी की सरकार से पूछूं, इंदिरा जी की सरकार से पूछूं, आज की बात नहीं विलासराव देशमुख जी की सरकार से पूछूं, शरद पवार जी की सरकार से पूछूं, किसके पूछूं? नहीं, 20 साल में क्या अटल जी सब आपकी सरकार थी। मुझे लगता है कि मामला भटक रहा है अशोक जी। जो वर्तमान सरकार होगा, एक मिनट जरा दोनों को थोड़ा शांत करें। अशोक पंडित, आनंद दुबे जरा एक मिनट, आनंद दुबे एक मिनट, जरा एक मिनट। अशोक पंडित जी व्हाट अबाउट ट्री में नहीं जाते हैं। जरा एक मिनट दोनों को शांत करिए, जरा इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी। जरा दोनों को शांत करें एक मिनट। सवाल यहां पर यह उठता है, एक जमाने में गैंग वॉर ने, मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने यहां पर फिल्म इंडस्ट्री को डरा के रखा था। क्या उसकी रिप्लेसमेंट बिश्नोई करना चाहते हैं? क्या बिश्नोई से उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए? अशोक पंडित जी, नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में बिश्नोई के आदमी आके डरा रहे हैं, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से दाऊद के खिलाफ कार्रवाई की गई, किसी से रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी से रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जो लेक्चर दे रहे हैं ना, ये जो लेक्चर दे रहे हैं उसका जवाब, अरे दुबे जी एक मिनट, ये जो लेक्चर दे रहे हैं इसका जवाब है। पाले पोसे आप, और अब चलिए जरा एक मिनट, नासिर अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर भाई बोलिए, जरा एक मिनट, नासिर अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर भाई जरा एक मिनट, बाकी का सुन लेते हैं। नासिर भाई कुछ कहना चाहते हैं, नासिर भाई बोलिए। नासिर अब्दुल्ला बोलता हूं जी। हाँ जी, तो जी इंटरेस्टिंग है मामला। खैर, तो एक मेरी एक्चुअली अपना ये कि गुजारिश थी कि अगर मैं कुछ गलत ऐसा बोलूं आपके हिसाब से, अशोक जी को ख़ास तौर पे ये है कि तो फिर मुझे बोलने दीजिएगा, कोई आफत नहीं आएगी, खाली बोल ही रहा हूं मैं। तो मामला ऐसा है कि अभी तक कुछ भी नहीं मालूम, काफ़ी उतराव ऐसा हो रहा है ये कि कभी मेड की इन्वॉल्वमेंट थी। कि एक बात तो जाहिर हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द पुलिस के ये अंदर से किसी ने उस आदमी को आने के लिए हेल्प किया था, उसकी सहायता की थी, कि क्योंकि 2-2.5 घंटे तक कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं आया, जो भी है। तो अभी तक हमको कुछ भी नहीं मालूम है, और बहुत से अभी जो सवाल है उठते हैं और उठेंगे। अभी सैफ अली खान जो है उसको आइडेंटिफाई करना है उस आदमी को कि वो यही आदमी था या नहीं, जो कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। वो कोई और भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं मालूम। तो हम लोग सीबीआई के ऑफिशियल की तरह
जरूरी नहीं है कि अंदाजा लगा ले कि अच्छा ये हुआ होगा, वो हुआ, वो ये है, उसके हाथ में बैकपैक था। और ये जो सरकार के ऊपर जो इल्जाम आता है या फिर पुलिस के ऊपर इल्जाम आता है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि इसलिए कि बॉम्बे में, मुंबई में काफी सुरक्षा है, काफी आजादी है। बहुत आसानी से मेरे सामने मेरी आधी उम्र की लड़कियां ऑटो रिक्शा में 1:30, 2-2 बजे मार्ड आइलैंड से गई अपने घर। मैंने कहा यार अकेली जा रही हो, मैं आपको छोड़ देता हूं क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूं। लेकिन एक्चुअली सुरक्षा तो है, मतलब सेफ है। लेकिन अब जो अमीर आदमी होगा उसके घर से तो आएगी ना शिकायत की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है ना। लेकिन एक आप तो इन लोगों से, कई लोगों से बात करती रहती है। सलमान से आपकी बात होती है, शाहरुख से आपकी बात होती है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है? एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, चौथी घटना है इस तरीके की। ठीक है, मैं रॉबरी की घटनाओं में तो अभी तक जा ही नहीं रहा हूं। जी बोलिए। सर्वप्रथम ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिस ढंग से लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है, एक फ्रीक केस है, दुखद है और इससे सीख लेनी बहुत जरूरी है। सीख यानी कि जिस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी है, इसके बावजूद जो ऐसे बर्गलरी हो सकती है, तो हम क्या सीख रहे हैं इससे? मैं नहीं बोल रही हूं 1 मिनट के लिए कि मुंबई पुलिस को सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि मुझे विश्वास है हमारे मुंबई पुलिस में, क्योंकि उन्होंने हमेशा केसेस को सॉल्व किया है, सही ढंग से सॉल्व किया। और आपने सही कहा ओपनिंग में कि प्राइम सस्पेक्ट और ये साबित करना कि यही है गुनहगार, वो सबसे जरूरी है और उसी दृष्टि में वो काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी को फंसाया और बोल दिया कि ये ही थे गुनहगार और उनको सजा मिलेगी। विश्वास कब बनता है? विश्वास बनता है जब शासन प्रशासन दोनों काम करते हैं और देखते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, कानून का खौफ हो, और वो है हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। और मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब कोई भी बिल्डिंग में आप देखेंगे कि बैक एंड एंट्री से कोई आए तो वहां से भी वो कैसे पहुंचे, क्या था पूरा, हम अजीत पवार जी भी, हाँ जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी साहिल जी, दिस इज नॉट अबाउट यू एंड मी सिटिंग ऑन जजमेंट और ये बोलना कि ये गुनहगार है और ऐसा हुआ और ऐसा होना चाहिए था। ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, ये मानना पड़ेगा। हाई एंड बिल्डिंग्स में, बांद्रा में हो, कहीं और सेलिब्रिटी वर्सेस नॉन सेलिब्रिटी तो है ही नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज जो सेफ है ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, ये मानना पड़ेगा। और आप खुद बांद्रा इलाके में रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल सही कहा। जो बच्चे वहां पर घर में थे वो किस सदमे में होंगे उसका हम लोग ख्याल भी नहीं कर सकते। लेकिन आप बांद्रा इलाके में रहते हैं, मैं कुछ मामले निकाल रहा था। देखिए 31 दिसंबर को ब्रिटिश पेट्रोलियम के वहां के एक बड़े सीईओ है, उनके घर में रॉबरी होती है। 29 तारीख को वहां पर एक बड़ी बाइक चोरी की जाती है कि जो वहां के एक बहुत बड़े नामचीन इंसान है। 4 तारीख को MIT के पास के क्लब में दिन दहाड़े रॉबरी की जाती है। बांद्रा इलाके में एक के बाद एक की घटनाएं। कहीं ना कहीं आम लोगों को ऐसा लगेगा ना कि भाई ये तो सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है, यहां पर तो ऐसे लोग रहते हैं कि जिनकी सुरक्षा काफी ठीक ठाक रहती है। लेकिन वहां पर इस तरीके की घटना एक के बाद होना, सवाल तो खड़े हो जाएंगे ना इसको लेकर। साहिल जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी राम कदम जी आपसे ही पूछ रहे हैं। बिल्कुल जी। साहिल जी आप जो कह रहे हैं और इसके पूर्व शायना जी ने भी जो कहा, उनमें काफी हद तक वो तथ्य है और बिल्कुल सत्य बात शायना जी ने कही। पर जिसमें शासन प्रशासन और उसके साथ साथ अपना व्यक्तिगत अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। हर सोसाइटी सीसीटीवी लगाए, हर व्यक्ति विशेष अपने घर के बाहर कैमरे लगाए। ये देखो सैफ अली खान के घर के भीतर घुसा है। अब घर के भीतर घुसा, क्या दरवाजा खुला था? कैसे घुसा? क्या डुप्लीकेट चाबी बनाई थी? अगर डुप्लीकेट चाबी बनाई थी तो उसके पहले उनके घर पे कब आया था? ये सारी चीजें तफ्तीश के बाद सामने आएगी।
पर तीन चीज, एक शासन, प्रशासन और व्यक्तिगत अपना हर व्यक्ति का अनुशासन, ये तीनों का मेल आवश्यक है। पर जिस प्रकार का शासन, प्रशासन और व्यक्तिगत, रहा है कि आनंद दुबे 30 सेकंड में वो- आपका रिप्लाई, उसके बाद दोबारा राम कदम के पास जाएंगे। हमारी बहन साइना एनसी जी ने कहा कि कानून का खौफ अपराधियों में होना चाहिए। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 2 वर्षों में अगर कानून का खौफ है तो अपराधीकरण इतनी ज्यादा कैसे बढ़े? हर पुलिस स्टेशन में चोरी की वारदात, हर पुलिस स्टेशन में मर्डर की वारदात, हर पुलिस स्टेशन में लोगों के यहाँ डकैती की वारदात अगर बढ़ रही है तो अपराधियों में खौफ कैसे होगा? यही तो जो हम पूछ रहे हैं वो आप हमसे पूछ रही है। सरकार में आप बैठी हैं, जनता ने जनादेश आपको दिया है, आप सवाल हमसे पूछ रही है। अरे आप तो ये कहने चाहिए, आखिर में पुलिस अशोक पंडित, है 30 घंटे आप मुंबई को सालों से देख रहे हैं, हम इसको पकड़ेंगे। जरा सबको शांत करिए। लास्ट 30 सेकंड में मुझे अशोक पंडित से पूछना है, क्या आपको लगता है कि मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था बदली है, पुलिसिंग सुधरी है? आप खुद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हैं, वहां से लेकर अब तक स्थिति बदली है कि इसमें सुधार होने की गुंजाइश आपको नजर आती है? क्या इसी के वजह से आम आदमी को लगेगा कि हम सुरक्षित है, जो मुंबई की असली पहचान है? अशोक पंडित, आखिर में देखिए साहिल जी, गुंजाइश है। रोज जो है पॉपुलेशन बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है, नेगेटिव फोर्सेस ऐड होती हैं। मेरा खाली एक एज ए सिटीजन मेरा मानना है, और मैं डिमांड करता हूं आपके चैनल पे आज कि कृपया करके जो सिक्योरिटी एजेंसीज को लाइसेंस मिलता है उसकी चेकिंग होनी चाहिए। कौन उसके सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो बांग्लादेशी है कि रोहिंग्या के, कौन, हमको कुछ पता नहीं है। आप रेस्टोरेंट्स में देख लीजिए कौन है वेटर्स, क्या है। अल्टीमेटली सिक्योरिटी जो हमारी इस कंट्री में, हमारे देश में, हमारी सिटी में जो प्राइवेट एजेंसी है, इट्स ए बिग फार्स, बहुत बड़ा फार्स है ये, बहुत बड़ी नॉटिंगम। साइकोलॉजिकली हमको लगता है कि हम लोग सिक्योर्ड है क्योंकि नीचे जो 2 गार्ड बैठे हुए हैं वो उनको सब कुछ कहीं ना आता है। कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो होता नहीं है। लेकिन अशोक पंडित जी आपका और उसके साथ साथ बाकी सभी का, राम कदम, शाइना एनसी, आनंद दुबे और नासिर अब्दुल, आप सभी का शुक्रिया। हम सब लोग चाहते हैं कि मुंबई जैसा शहर जो एक सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है वो इसी तरीके से अपनी पहचान बनाए रखे, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उस तरीके का माहौल बनाने से ही होगी। और सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसके वजह से इन सारे मसलों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, और इसीलिए दंगल में हमें यह चर्चा करनी पड़ रही है। फिलहाल मेरे साथ दंगल में बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चलेंगे हल्ला बोल की तरफ। आप देखते रहिए आज तक।